आप ये देख सकते हैं कि अगर जो मैं आउटपुट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो मतलब ये है कि मैं पहले फ्रीक्वेंसी सेट करूंगा, फ्रीक्वेंसी अगर जो ठीक है फिर ये आउटपुट लगाऊंगा ताकि कोई फर्दर नुकसान ना हो, ट्रांजिस्टर खराब ना हो जाए। उसके लिए पहले हम ड्राइव ठीक करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको 15.65 किलोहर्ट्ज का सिग्नल देखना है, जो कि वेवफॉर्म्स कुछ इस तरह का आना चाहिए। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रीडिंग आप जरा क्लोजअप में ले लो। इसको 15.65 दिखना चाहिए इसमें क्लियर। ठीक है, ये दिख रहा है। सो ये 15.65 किलोहर्ट्ज है, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 15625 हर्ट्ज। ठीक है, अगर जो हम किलो हटा दें तो 15625 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं इसको। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी। अगर जो ये फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही तो आपको यहाँ पर ये देखने मिलेगा एच आउट जो होता है, ये भी आपका 15625 किलोहर्ट्ज पे होना चाहिए, 15.63 किलोहर्ट्ज पे। मैं इसे ट्रिगर दे देता हूँ ताकि आपको मैं ये रोक के बता पाऊँ। अब मैं ट्रिगर की एक वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको। आप ये देख सकते हैं कि एक एक वैल्यू जो मैं दिखा रहा हूँ, 15.65 किलोहर्ट्ज का ये सिग्नल है। ये सिग्नल एक्चुअली आपको कांस्टेंट दिखना चाहिए। अगर जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आउटपुट परफेक्ट है तो आपको ये 15.65 किलोहर्ट्ज दिखना चाहिए। यही फ्रीक्वेंसी यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होगी वाया ड्राइवर ट्रांसफार्मर। ड्राइवर ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि एक साइड में इसका एक ट्रांजिस्टर होता है। ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे इस वाइंडिंग के थ्रू एक डीसी सप्लाई दी जाती है, जो कि 24 वोल्ट के करीब यहाँ से मिली है इसको। और इसकी दूसरी जो वाइंडिंग होती है वो कलेक्टर पे होती है, वो ड्राइवर ट्रांजिस्टर की। और बेस ड्राइव मिलने पर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर काम करने लगता है और इसके थ्रू वोल्टेज फ्लो होता है, जिसकी वजह से आपको आउटपुट में फ्रीक्वेंसी देखने मिलती है, जो कि 15.65 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर भी ऑन ऑफ करने लगता है। जो कि ये जो 115 वोल्ट जो इनपुट हुए, यहाँ से आप इस वाइंडिंग से फ्लो होके ग्राउंड तक फ्लो हो जाता है और ऑन ऑफ होता है, जिससे आउटपुट में वेरियस वोल्टेजेस निकलते हैं। सो आउटपुट में ये जो ईएसटी है, इसमें आउटपुट में मेन तो आपको ईएसटी बनने के बाद यहाँ पर 32 किलोवोल्ट का वोल्टेज मिलेगा, जो कि फाइनल एनोड के लिए होता है। फाइनल एनोड ये जो स्क्रीन के जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं उसको अपने तरफ खींचने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, दो वाइंडिंग्स होती है, वर्टिकल वाइंडिंग और हॉरिजॉन्टल वाइंडिंग। वर्टिकल वाइंडिंग के ओम्स नॉर्मली 15 ओम्स रहते हैं। और अगर जो एफएसटी पुराने ज़माने के जो ट्यूब्स होते थे, एफएसटी टीवी होते थे, फ्लैट एंड स्क्वायर ट्यूब, उसमें ये जो वाइंडिंग्स होती थी ये 60 ओम्स की होती थी। और जो उसके बाद जो लेटेस्ट टीवी बने थे उस समय के, उस समय इसकी जो वाइंडिंग्स है वो 15 ओम्स की होती थी और ये 2.7 ओम्स का हॉरिजॉन्टल वाइंडिंग रहता है, जो कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए दिया हुआ है और वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि बीच से लेके कॉर्नर तक, दोनों कॉर्नर तक जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम्स को ले जाएगा वो है हॉरिजॉन्टल वाइंडिंग, और जो टॉप टू बॉटम जो काम करेगा वो है वर्टिकल वाइंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो मेरा वर्टिकल वाइंडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स ये वाली वाइंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको एच लाइन देखने मिलेगी। दैट मीन्स ये काम कर रही है, इसकी वजह से सिर्फ आपको एक लाइन दिखेगी बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि कोई पीएफ होता है 0.47 माइक्रोफेरेड का, जो कि ग्राउंड हो रहा होता है, हॉरिजॉन्टल जो यॉक है उसकी दूसरी वाइंडिंग से ग्राउंड हो रहा होता है, वो अगर जो ओपन हो गया तो आपको वर्टिकल लाइन देखने मिलेगी। वो थोड़ी हल्की देखने मिलेगी बिकॉज ईएसटी थोड़ी कम बनेगी इस बार, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो है वो थोड़ा धीमे बनेगा, जिसकी वजह से आपको वर्टिकल लाइन हल्की देखने मिलेगी। आप स्क्रीन वोल्टेज खोल के देख सकते हैं उसे। सो आपने देख लिया जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यॉक कॉइल किस लिए काम करता है। और वर्टिकल जो सेक्शन है उसको काम करने के लिए यहाँ पर एक आईसी यूज़ की हुई है, जो कि
LA7840 नंबर की होती है, जिसकी 4 नंबर की जो पिन होती है उसके ऊपर आपको वर्टिकल इनपुट मिलता है, जो कि मैं आपको ऑसिलोस्कोप की मदद से दिखा देता हूँ। सो वर्टिकल ड्राइव जो निकलती है वो, उसके लिए यहाँ पर ये आईसी जो है LA76810 ए यूज़ की है, जिसकी 23 नंबर की जो पिन है वर्टिकल आउटपुट पिन है, जो कि आपको यहाँ पर वेवफॉर्म देखने मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा। इसको कुछ ऐसे भी बोलते हैं सॉ टूथ वेवफॉर्म। सॉ टूथ का मतलब ये जो कुछ दांत के आकार का है, और इसको इसका नाम ही उसी पे से पड़ा है कि सॉ टूथ वेवफॉर्म बोलते हैं। ये 50 हर्ट्ज का सिग्नल होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 हर्ट्ज का सिग्नल है ये। अगर जो मैं इसको ट्रिगर दे देता हूँ इसको रोकने के लिए, और अगर जो मैं ट्रिगर लेवल सेट कर लेता हूँ इसके ऊपर ताकि ये स्लो हो जाए, अब मैं मेज़र दबाने के बाद आप ये देख सकते हैं 50 हर्ट्ज पे कांस्टेंट है ये। सो ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन। यहाँ पर आपने वर्टिकल आउटपुट देख लिया, दैट मीन्स ड्राइव आ रही है, ये आईसी ख़राब नहीं है। अगर जो आपकी एच लाइन आ रही है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन काम नहीं कर रहा है, सो आपको ये वर्टिकल आउटपुट सबसे पहले चेक करना होगा, जो कि 50 हर्ट्ज के करीब रहना चाहिए। ये देख लेने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, इसकी दूसरी जो ड्राइव इन हो रही है वो इधर आ जाएगी। ये भी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ देखने मिलेगी कि ये 2 फ्रेम्स में काम कर रहा है। आपको जैसे कि पता ही है 312.5 लाइन एक फ्रेम में होती है, और दूसरी फ्रेम में 312.5 लाइन होती है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल जो एरिया कवर कर रहा है ये टोटल लाइंस जो वर्टिकली है वो 312.5 लाइन है। एक ऑड नंबर्स ऑफ लाइन एंड इवन नंबर ऑफ लाइन में 312.5 लाइंस, ऐसे करके 2 फ्रेम्स में बन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 हर्ट्ज का टोटल सिग्नल बन रहा है, ठीक है। इसको मैं एक्वायर करके सैंपल से एवरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर वेवफॉर्म देखने मिले। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप 50 हर्ट्ज का सिग्नल देखने मिल रहा है आपको। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर अभी आपको देखने मिल रही है, जो कि 50 हर्ट्ज पे बता रहा है, ठीक है। और इसके बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन काम किया, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन काम किया, तो आपका कम से कम रास्टर आना चाहिए। पिक्चर कब आएगी? जब आरजीबी सिग्नल भी बनेंगे। सो आरजीबी सिग्नल किस तरह के होते हैं वो भी हम दिखा देते हैं आपको। सो आरजीबी सिग्नल के लिए यहाँ पर बी आउट, जी आउट एंड आर आउट पिन है, जो कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये 3 पिन्स पे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ये बन रहा है। जैसे ब्लू आउटपुट है, उसके लिए स्पेशली आपको दूसरी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी, क्योंकि ये आप वीडियो सिग्नल्स चेक कर रहे हैं। सो वीडियो सिग्नल्स के लिए आपको जो फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी वो 2 मिलीसेकेंड का रखना होगा, और इसकी जो एम्पलीट्यूड आप ये रख सकते हैं। अभी इसमें आप ये देख सकते हैं कि पिक्चर में ब्लू कलर है या नहीं है। और दूसरा एक और तरीका है कि इसके साथ पिक्चर आ रही है कि नहीं देखना हो आपको, तो आप यहाँ पर मेरा ये आप देखो, मैं सिग्नल हटा रहा हूँ और वहाँ पे आप प्रोजेक्ट करो साथ साथ में। आप ये देखिए, ये मैंने सिग्नल हटा दिया तो आपने देखा जो वेवफॉर्म में चेंजेस आए, और मैंने सिग्नल लगा दिया तो वेवफॉर्म में चेंजेस आ रहे हैं। सो ये होगा आपके लिए टेस्ट पॉइंट, जो कि ब्लू सिग्नल बन रहा है। आरजीबी में से ब्लू आपने चेक कर लिया। अब सेकंड को भी आप ऐसे ही चेक करोगे। ग्रीन आउटपुट जो है, ये फ्रीक्वेंसी भी आप जब कनेक्शन निकालोगे तो ये बंद हो जाएगी, और कनेक्शन लगाने पर ये फिर चालू हो गई। वैसे ही जो ब्लू आउट है, फर्स्ट आर था, फिर जी, और ये ब्लू। सो 19 नंबर पे जो सिग्नल दिख रहा है आपको, 12 किलोहर्ट्ज का सिग्नल देख रहे हैं आप, ये जो कि वीडियो सिग्नल है रेड के लिए। वैसे ही ग्रीन के लिए वीडियो सिग्नल जो है वो 13.69 किलोहर्ट्ज का है,
वैसे ही जो ब्लू के लिए जो सिग्नल है वो 9.17 किलोहर्ट्ज, ये आप जो चेंजेस देख रहे हैं एज पर द सिग्नल, ब्राइटनेस लो होती है, ब्राइट होती है, पूरी सीन में जितने भी वेरिएशंस होते हैं ये आपको यहाँ क्लियरली विजिबल होंगे। सो ये आपको क्लियर इंडिकेशन देगा कि यहाँ पर से जो आईसी ने आउटपुट करना है वो कर रही है। ये वीडियो सिग्नल आपको यहाँ देखने मिलेंगे, आप ये देख सकते हैं आर, जी एंड बी, ये तीनों सिग्नल्स आप सीआरटी बेस जो है उसके इनपुट पे भी देख सकते हैं। उसके बाद इसमें 3 ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं आरजीबी के लिए, जिसमें आउटपुट जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आउटपुट के लिए आपको सबसे पहले कलेक्टर के वोल्टेज देखने के लिए 180 वोल्ट होता है इधर, सो आपको इसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी 50 वोल्ट पर डिवीजन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कैथोड के वेवफॉर्म्स देखने मिल रहे हैं, ठीक है, और रेड कलर का देखने मिल रहा है, जो कि आपको पता है कि ये उल्टा आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव। कैथोड जो है, कैथोड मीन्स माइनस होता है। और यहाँ पे जो वेवफॉर्म्स जो बन रहे हैं बेस लाइन से नीचे की साइड दिख रहे हैं, दैट मीन्स जो आउटपुट वेवफॉर्म्स जो देखेंगे वो भी आपका कैथोड जैसा ही होना चाहिए, सेम, क्योंकि कैथोड जिस तरह की पोलैरिटी को बिलोंग करता है उसी पोलैरिटी का सिग्नल होना चाहिए, ताकि वो कैथोड सिग्नल को आगे भेज पाए, इलेक्ट्रॉन बीम्स निकाल पाए उसमें से, बशर्ते उस पर हीटर होना चाहिए। हीटर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप अंदर एक तरह की लाइट जो देख रहे हैं वो एक हीटर है जो कि कैथोड को गर्म करने के लिए यूज किया है। और आप यहाँ जो सिग्नल देख रहे हैं वो सिग्नल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बीम्स एमिट होंगे उस कैथोड से, क्योंकि गर्म जो कैथोड होगा उस समय पे ये इलेक्ट्रॉन बीम्स एमिट होंगे और ये फॉस्फोरस स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ेंगे। डिपेंड्स ऑन आपका स्क्रीन वोल्टेज होना चाहिए, आपके वर्टिकल डिफ्लेक्शन काम करना चाहिए, और आपका जो फाइनल एनोड में 32 किलोवोल्ट होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है वो कैथोड से लेकर फॉस्फोरस स्क्रीन तक का रास्ता तय करते हैं। और उसके बीच में एक शैडो मास्क आता है जो कि आरजीबी डॉट्स के आकार का होता है, पूरी स्क्रीन पे आरजीबी डॉट्स होते हैं। उसी जैसे रेड का कैथोड का जो भी इलेक्ट्रॉन बीम होगा वो रेड के डॉट के अंदर से ही निकलना चाहिए, तभी जाके वो रेड सिग्नल देगा। अगर जो ये किसी और जगह पे जाके स्ट्राइक करके निकलता है, जैसे रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो अगर जो ब्लू में से निकला तो ब्लू कलर देगा और कलर पैचेस दिखेंगे आपको स्क्रीन पर। तो शैडो मास्क का प्रॉब्लम आने से भी आपको कलर पैच देखने मिलता है। इवन डिगॉसिंग सर्किट में फेलियर की वजह से भी आपको कलर पैच दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम्स गलत दिशा से एंट्री मारेंगे, ताकि आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलेगा कलर का आउटपुट पे। सो आप ये देख सकते हैं कि सबसे इजी तरीके से मैंने आपको सीआरटी पूरा समझाया है, किस तरह से सीआरटी में सिग्नल्स काम करते हैं। और ये सेम आप एलसीडी में वेवफॉर्म्स जब देखोगे आपको फर्क इतना ही मिलेगा कि उसके जो वेवफॉर्म्स हैं उसमें प्लस और माइनस दोनों है, और यहाँ सिर्फ माइनस सिग्नल देखने मिल रहा है। यही डिफरेंस है। उसके जो एलसीडी में आपको डिफरेंशियल सिग्नल देना पड़ता है, क्योंकि एलसीडी स्क्रीन के हिसाब से आपको एलवीडीएस आउटपुट देना है। इसके लिए उसमें आरएक्स लाइन जो है, आरएक्स 0 माइनस एंड प्लस जो कि रेड के लिए होता है उसमें दिया है, माइनस और प्लस दिया है। जैसे इसमें सिर्फ आपको ये जो आरजीबी सिग्नल होता है और कैथोड पे सिर्फ माइनस आता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये माइनस सिग्नल आपके हर एक कैथोड पे आप देख सकते हैं, आरजीबी तीनों कैथोड्स पे, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा और आपको फॉल्ट फाइंडिंग में ज़रूर मदद करेगा, लेकिन बशर्ते आपने ऑसिलोस्कोप ज़रूर खरीद रखा हो ताकि आपका काम आसान हो जाए। आप वेवफॉर्म्स चेक करके पता लगा सकते हो कि आईसी ख़राब है या कुछ आगे सर्किट में प्रॉब्लम है।
आप सिर्फ ऑसिलोस्कोप की मदद से उसके वेवफॉर्म्स देख के, उसके सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी देख के पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक्स ए लॉट।